फसलों के उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों का इतिहास तो करीब 60 साल पुराना है। प्रारंभ तो उर्वरकों का प्रयोग तो 70 साल पहले प्रारंभ हो चुका था, लेकिन 60 साल पहले से उर्वरकों का प्रयोग ने गति पकड़ लिया। लेकिन फसलों के उत्पादन में जो पेस्टिसाइड यानी फसल सुरक्षा रसायन हैं, उनके प्रयोग का अगर देखा जाए तो 40 साल पहले से इनका प्रयोग शुरू हुआ। आज 2025 में अगर हम देखते हैं तो फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। नाना प्रकार की फसलें हैं और हर फसल में कई प्रकार की समस्याएं हैं। खरपतवार की समस्या तो हर फसल में है, बीमारियों की और इंसेक्ट की भी समस्याएं हैं। किसानों को ये बताया गया या किसानों ने ये समझा कि अगर हम अपनी इस फसल में इस इंसेक्ट से बचना है तो ये दवा डालनी पड़ेगी, इस बीमारी से बचने के लिए ये फफूंदनाशक डालना पड़ेगा और इन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए वीडीसाइड डालना पड़ेगा। किसान भाइयों, मैं विनोद कुमार सचान आपसे अक्सर एक बात करता हूँ कि हम सब ने अनुभव किया, सब ने देखा, देश का हर किसान इस बात से वाकिफ है कि ना तो मैं किसी वीड्स को ख़त्म कर पाया और ना किसी बीमारी को ख़त्म कर पाया और ना ही हम किसी इंसेक्ट को ख़त्म कर पाए, बल्कि जैसे जैसे फसल सुरक्षा रसायनों का उपयोग बढ़ता गया वैसे वैसे समस्याएं और जटिल होती गईं। आज भी मैं किसानों से जब कहता हूं कि भाई ये फसल सुरक्षा रसायनों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको जिंदा रहना है तो ये जितने भी प्रकार के फसल सुरक्षा रसायन हैं, इन्होंने किसान की किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया, बल्कि समस्याओं को और जटिल कर दिया। भारी भरकम मात्रा में किसान की जेब का पैसा खर्च होता है और ये फसल सुरक्षा रसायन आप जानते हो, जब मैं कहता हूँ फफूंद नाशक, खरपतवार नाशक, कीटनाशक, नाशक का मतलब है नाश करने वाला। आज की तारीख में करीब करीब 6 से 7 लाख करोड़ रुपए मूल्य का फसल सुरक्षा रसायन देश में खर्च हो जाता है और ये सारे फसल सुरक्षा रसायन हमारे भोजन पानी का हिस्सा बनते हैं और हमारे अंदर मतलब मानव स्वास्थ्य को खराब करते हैं। इंसान लाइलाज बीमारियों की चपेट में आता जा रहा है। धरती में पाए जाने वाले नाना प्रकार के जीव जंतु और माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो गए। धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी खत्म होने को आ गई। किसान की जेब का पैसा खर्च होने लगा और समस्याएं यथावत हैं। मैं एक बार कहता हूं कि आगे चलते चलिए और देखते चलिए कि आखिर इन फसल सुरक्षा रसायन का प्रयोग आप कितना करते जाएंगे और फिर किसान का जो हालात है वो कहाँ जाएगा। मित्र, एक चीज़ तो समझिए, मैं देश के किसानों से एक अपील करता हूँ, रोज़ाना कुछ ना कुछ इस विषय पर बोलता हूँ कि जब तक आपके दिमाग में ये लालच है कि हमको इतना उत्पादन मिलना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, यानी मेरे मन में एक प्लान होता है कि हमको अमुक फसल बोई है तो उससे इतनी यील्ड चाहिए, उसके लिए फिर हमको चाहे जितना फर्टिलाइजर डालना पड़े, चाहे जितना पेस्टिसाइड डालना पड़े। ये लालच आपको कहाँ ले गया? आप कर्जदार बन गए। देश में सब्जियों की कमी नहीं है, फलों की कमी नहीं है, खाद्यान्न की कमी नहीं है। एक इतनी ही उपलब्धि है कि प्रचुर मात्रा में फल, प्रचुर मात्रा में सब्जियां, प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न है। लेकिन इनमें से कोई भी खाद्यान्न खाने योग्य तो नहीं है, मेरा जहाँ तक मानना है।
क्योंकि जो 6-7 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के जो पेस्टिसाइड हैं और 4 लाख करोड़ रुपए मूल्य का जो फर्टिलाइज़र है, आज कोई माने या ना माने, लेकिन मुझे पता है कि देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा, सब्जियों का उत्पादन बढ़ा, फलों का भी उत्पादन बढ़ा। लेकिन मैं देश के किसान, मुझको अक्सर 30, 40, 50 लोग डेली मुझसे किसानों से बात होती है अलग अलग क्षेत्रों से। फल उत्पादन करने वाला किसान भी कोई करोड़पति नहीं बना और ना कोई किसान जो सब्जी का ग्रोवर है उसकी हालात सुधरे। खाद्यान्न उत्पादन करने वाले किसान भी वहीं के वहीं हैं और डाटा बताता है सरकारी कि देश के 80% किसान कर्ज में डूबे हैं। मित्र, एक चीज़ बताइए कि 10 एकड़ का, 5 एकड़ का, 20 एकड़ का किसान अगर उसके पास 25 साल, 30 साल से खेती कर रहा है और उसके पास 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए का कर्जा है, तो ये क्या इशारा करता है? इसलिए आज के 100 साल पहले देश का कोई भी किसान कर्जदार नहीं था। सबके घरों में सोने चांदी के भंडार थे और कहा जाता था कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हों बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जिन घरों में सोना चांदी जमीन के नीचे गाड़ कर रखते थे लोग, आज उनका सोना चांदी कब बिक गया शायद उन्हें याद ना हो और वो कब कर्ज में डूब गए ये उन्हें पता है। अब एक ऐसी विचित्र स्थिति में आकर के, एक ऐसी स्थिति में आकर के हम लोग खड़े हो गए हैं कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है मित्र, कि एक बार मुझे धरती माँ को, मुझे बायोडाइवर्सिटी को यानी प्रकृति को समझने का प्रयास करना है। इस धरती माँ में इतनी सामर्थ्य है कि अगर मैं इसमें कार्बन की मात्रा अधिक कर दूं, और करना कुछ नहीं है, कार्बन कोई बाजार से लाना नहीं है, इस खेत में उगने वाली जितनी भी ग्रासेस हैं उनको मैं बीडीसाइड डाल के मारने का विचार त्याग दूं और इसका मैनेजमेंट करूं। बड़े हो जाने पर उखाड़ के यहीं पलट दूं, ग्रास कटर से काट दूं, लेकिन बीडीसाइड डाल के नहीं मारूंगा। एग्रोनॉमी में ऐसी कई विधियां हैं कि आप फसल बोने का जो समय बदल सकते हैं, फसल बोने का तरीका बदल सकते हैं और खरपतवारों से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन नहीं, सबके दिमाग में भर दिया गया है कि बस बीडीसाइड डाल दो, बस खरपतवार से समस्या से समाधान मिल जाएगा। समाधान नहीं मिल रहा। ये तय है कि खरपतवार नाशी रसायन आप रबी में भी डालते हो, खरीफ में भी डालते हो। बीमारी मारने के लिए दवाई खरीफ में भी डालते हो, रबी में भी डालते हो। कीड़े को मारने के लिए आप हर फसल में दवा डालते हो। ये सारी दवाइयाँ आपके शरीर में पहुंच गई। ये सारे नाशक जो थे ना, नष्ट करने वाला, जीव को, वनस्पति को नष्ट करने वाले रसायन जब रेगुलर आपके भोजन का हिस्सा बने तो आप नष्ट होने की कगार पर आ गए। मिला किसी को कुछ नहीं। तो मैं कहता हूं कि एक बार सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमको जिंदा रहना है, बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना है, तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना पड़ेगा। प्राकृतिक संसाधनों में धरती है। धरती, जब धरती की बात कहते हैं तो धरती यथावत है, लेकिन धरती में जो फर्टिलिटी लेवल है, जो 0.3% ऑर्गेनिक कार्बन हो गया, उसको 1% करना पड़ेगा। जब तक धरती में जीवांश नहीं बढ़ाएंगे, यानी मल मूत्र कचरा धरती में नहीं डालेंगे, तब तक धरती में कार्बन नहीं बढ़ेगा। और ये जो कचरा डालेंगे, इस कचरे को हजम करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब तक धरती में नहीं होंगे तो कचरा हजम भी नहीं होगा, जीवांश नहीं होगा ज़मीन में, तो फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे। और जीवाणु नहीं होंगे लाभदायक ज़मीन में तो बीमारियां लगेंगी।
अगर खेत की मेड़ों पर पेड़ नहीं हुए, पक्षी नहीं हुए तो इंसेक्ट लगेगा। अगर घर में पशु नहीं है तो ये घास आपकी दुश्मन कहलाएगी। मित्र, विकल्प दो हैं, हमें जिंदा रहना है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल बनाना है। तो हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमको केमिकल जितने भी जमीन खेती में जितने भी केमिकल प्रयोग हो रहे हैं उनको एक समझ के साथ, मैं ये नहीं कहता हूँ ऑल ऑफ सडन छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑल ऑफ सडन अगर आपने सोचा कि हम बीटीसाइड नहीं डालेंगे, इंसेक्टिसाइड नहीं डालेंगे, फंजीसाइड नहीं डालेंगे, फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, तो निश्चित है कि पैदावार गिरेगी। तो एक समझ क्या है, समझ ये है कि मुझे धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को स्ट्रांग करना है। एक ही विकल्प है। जिस दिन ये जमीन मजबूत हो जाएगी, मजबूती, जमीन की मजबूती का मतलब एक ही है, इसमें कार्बन कंटेंट बढ़ाना है और इसमें जो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, उनको बचाना है या जीवामृत बना के डालना है। खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाना है, खेत की मेड़ें बनाना है। समृद्धि कहते हैं, सुख शांति समृद्धि, सारा इंसान सुख शांति समृद्धि के लिए दौड़ रहा है। वो समझता है कि कागज के नोट में समृद्धि है, कागज के नोट में सुख है, कागज के नोट में शांति है। लेकिन एक कागज के नोट को प्राप्त करने का जो लालच था ना, उसी ने पूरी व्यवस्था को सत्यानाश किया है। आज देश के 140 करोड़ लोगों में आधे लोग, युवा जितना भी है देश का, वो सब डिप्रेशन में है। नौकरी करने वाला भी डिप्रेशन में है, जिसकी नौकरी नहीं लगी वो तो महा डिप्रेशन में है। किसान का थोड़ा कलेजा बड़ा है, इसलिए नुकसान कर्ज में होने के बावजूद भी वो जी रहा है। देश में जब इतना खाद्यान्न है, इतना फल है, इतना सब्जी है, तो प्रश्न एक ही है, किसान कर्जे में क्यों है? कर्जे में सिर्फ इसलिए है कि वो ये समझ नहीं पा रहा है, वो वॉल्यूम देख रहा है कि मेरे इतना गन्ना पैदा हुआ, हमने इतना आलू पैदा किया, हमने इतना अनार पैदा किया, बिका क्या हिसाब, लागत कितनी आई, ये मैंने जोड़ा ही नहीं। क्योंकि अगर ये जोड़ते तो मेरे दिमाग में जो गलत फहमियाँ थी वो दूर हो जाती। खेती इसलिए करते हैं मित्र कि खेती जीवन है। खेती से हमको भोजन मिलता है, खेती से हमको पानी मिलता है, खेती से हमको ऑक्सीजन मिलती है। यही तीन मेरी मूलभूत जरूरतें हैं। आज भोजन में जहर है, पानी में जहर है, हवा में जहर है। आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए हम ये नहीं कहते कि आप धन ना कमाएं, लालच ना करें, लेकिन इस बात का तो ध्यान रखें कहीं हमारी ये लालची प्रवृत्ति, कागज के नोट को कमाने की जो प्रवृत्ति है, कहीं आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद ना कर दे। और आप देख ही रहे हैं आज कि वर्तमान में मनुष्य के सामने जो संकट है वो विकराल संकट है। अभी तो धरती का जीवांश कार्बन 1% से 0.3 गया है, जंगल खत्म हो गए हैं, जलाशय खत्म हो गए हैं, कुएं सूख गए हैं। और अगर यही सिलसिला 10-15 साल 20 साल और चला तो लिख लीजिए कि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो इतना अंधकार में हो। आज भी अंधकार में। खेती के तौर तरीके जब बदले, मैकेनाइजेशन आया, फर्टिलाइजर आए, पेस्टिसाइड आए, तो क्या हुआ, गांव से पलायन शुरू हो गया। और एक सोची समझी सुनियोजित चाल है कि गांव जब बर्बाद होंगे तो गांव का व्यक्ति जो भूमिहीन था, जो खेती में जो बहुत आय नहीं पैदा कर पा रहा था, वो शहर की ओर आएगा और 8,000 10,000 रुपए की नौकरी करेगा, शहर में रहेगा, पूरा पैसा खर्च करेगा, गांव में कुछ भी ले जाके वो डिपॉजिट नहीं कर पाएगा। एक समय था जब गांव से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाता था, क्योंकि खेती इतनी समृद्धशाली थी। अपने बैल, अपना बीज, अपना खेत, पानी की कोई ज़रूरत नहीं, फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं, पेस्टिसाइड की कोई ज़रूरत नहीं, किसान के खर्चे बिल्कुल नहीं थे। तो बड़े बड़े किसान गांव के जो है
जो भूमिहीन किसान थे उनको सब खेती में एंगेज रखते थे, उनको वही एम्प्लॉयमेंट था। गांव में जलाशय था, 2-4-10 लोगों का तो मछली बेच करके मछली के कारोबार से उनका धंधा हो जाता था। गांव में जंगल था, कुछ का महुआ बेच करके काम होता था, कुछ का बम्बुल का गोंद बेच करके काम होता था, कुछ निमौली निकाल लेते थे। यानी कि प्रकृति में जब समृद्धि होती है, प्रकृति में जंगल होते हैं, जलाशय होते हैं, सॉइल मजबूत होती है, तो फिर हमको खेती के नाम पर कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। कई बार किसान सोचते हैं कि मेरे अकेले अपने खेत को मजबूत करने से क्या होगा, हमको अकेले पानी बचा करके मैं क्या करूँगा। लेकिन हर किसान, जब देश का 14 करोड़ इस मुद्दे पर आएगा कि अब हमको फसल के उत्पादन में बहुत खर्चा नहीं करना, तो जब बहुत खर्चा नहीं करेंगे यानी फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे, एक प्लान से खेती करेंगे। खेती का मतलब मित्र क्या है कि गन्ना बोना खेती नहीं है, या केवल धान की खेती करना खेती नहीं है, या केवल फल उगाना खेती नहीं है। खेती के बहुत सारे आयाम हैं। हम अपने खेत में पेड़ भी लगाएंगे, लकड़ी वाले वृक्ष, फल वाले वृक्ष, पक्षियों के लिए वृक्ष, कई प्रकार की फसलें खरीफ में, कई प्रकार की फसलें रबी में, पशु पालेंगे। खेती का मूल सिद्धांत भी यही है कि खेती इसलिए की जाती है, एक किसान खेती इसलिए करता है कि मेरी ज़रूरतें, जितनी भी मेरी ज़रूरतें, वो सब ज़रूरतें पूरी हों। आज किसान खेती बाजार के लिए करता है कि गन्ना बेच करके ये होगा, कपास बेच करके ये होगा, धान बेच करके ये होगा। आपका क्या होगा? आपने केवल गन्ना बोया तो आपको रोटी भी खरीदनी है, दाल भी खरीदना है, सब्जी भी खरीदना है, फल भी खरीदना है, दूध भी खरीदना है। जब किसान अपनी फसलों को उगाने के लिए बीज खरीदेगा, फर्टिलाइजर खरीदेगा, पेस्टिसाइड खरीदेगा और अपने खाने के लिए भी चीज़ें खरीदेगा, तो कर्ज में तो डूबा रहेगा। मित्र, खेती एक समझदारी का विषय है, और समझदारी तब आती है जब मैं लालच छोड़ देता हूँ। एक बार अपने दिमाग में कागज के नोट का लालच छोड़ के देखिए, इस प्रकृति रूपी माँ को समृद्ध करने की दिशा में 2 कदम बढ़ाइए, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ना आपके पास कोई आर्थिक संकट होगा, ना आपका शरीर बीमार होगा, आप मन से भी स्वस्थ होंगे, और खेती में कोई घाटा नहीं। खेती घाटे का सौदा है ही नहीं। समझदारी है तो खेती घाटे का सौदा नहीं, खेती फायदे का सौदा है। और 70-80 साल पहले कहा भी जाता था, उन्नत खेती मध्यम बान, निश्चित चाकरी भीख निदान। किसान तो राजा था। राजा कब था? जब उसकी सोच अच्छी थी। आज पढ़े लिखे लोगों ने किसान की सोच को संकुचित कर दिया। खेती का नाम था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। धरती पर रहने वाले सभी प्राणी सुखी हों, निरोगी हों, ये हमारी सोच थी। आज की सोच क्या हो गई कि दुनिया मरती हो तो मर जाए, लोग जहरीली सब्जी खा करके मर जाएं, सिंथेटिक दूध पी करके मर जाएं, सिंथेटिक पनीर खा करके मर जाएं। हमारी बला से हम कीटों को मार देंगे, हम खरपतवारों को मार देंगे। आप जब भगवान की व्यवस्था, भगवान और भगवान की व्यवस्था को मार देंगे तो आप कहाँ जाएंगे? इसलिए मित्र, चलें प्राकृतिक खेती की ओर और धरती को बनाए संपन्न। ये माँ है, अनादिकाल से हमारा पेट भरती आई है। इसके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि अगर मैं सुधर गया, मैंने धरती माँ को कंसीडर कर लिया, धरती को समृद्धशाली बनाने में थोड़ा सा काम कर लिया, धरती आपको निराश नहीं करेगी। नमस्कार।